नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। आज हम जिस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आशा करता हूँ हम हिम्मत नहीं हारेंगे और जल्दी ही एक दूसरे की हेल्प करते हुए और पॉजिटिविटी के साथ इस दौर से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, हम कोरोना जैसी महामारी से तो अभी उभर ही नहीं पाए हैं कि एक दूसरी बीमारी का अनजाना सा डर हमें सताने लगा है और वह है ब्लैक फंगस। वाला हूँ, क्या ब्लैक फंगस वास्तव में इतनी खतरनाक है? क्या ब्लैक फंगस इतनी कॉमन डिजीज है जिससे हमें डरा जाए? क्या यह किसी भी पोस्ट कोविड पेशेंट में इसकी संभावना होती है? क्या सभी इसके ससेप्टिबल होते हैं? ये बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं? कैसे हम इसको रोक सकते हैं या अपने आप को इस बीमारी को नहीं होने से कैसे बचा सकते हैं? या हमारे हाथ में क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जिन प्रिकॉशंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस बीमारी की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। मैं थोड़ा बहुत इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जो भ्रांतियाँ हैं, अनजाना सा जो ये डर है, ये ताकि थोड़ा बहुत कम हो सके और हम एक्चुअली इस बीमारी की रियलिटी को जान सकें कि एक्चुअली है क्या। पहले तो आप ये मान लें कि ब्लैक फंगस एक कॉमन बीमारी नहीं है, यह बहुत रेयरली होती है, बहुत रेयरेस्ट डिजीज है और ये आज की बीमारी भी नहीं है, कोई नया नाम नहीं है ब्लैक फंगस कि अचानक कोविड के टाइम ही हमें ये पता लगा हो। यह बहुत पहले भी मिलती थी, बहुत डिकेड से ये इंडिया में भी है। इंडिया में बहुत सारे केसेस थे पहले भी थी। पहले उन पेशेंट्स में देखने को मिलती थी जिनकी इम्यूनिटी लेवल काफ़ी गिरा हुआ हो, बहुत कम इम्यूनिटी हो। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम होता है, जैसे HIV है, उन पेशेंट्स में इनकी पॉसिबिलिटी होती थी। या फिर वो पेशेंट ज़्यादा ससेप्टिबल थे जिनमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जा रही हो, उनकी इम्यूनिटी कम करने के लिए इंटेंशनली ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम दे रहे हो। जैसे किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसे टाइम में ताकि वो ट्रांसप्लांट सक्सेस हो तो इम्यूनिटी सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं और वो उन्हीं लोगों में से पॉसिबिलिटी होती थी, उन लोगों के होने की संभावना रहती थी। और उनमें से भी इतनी कम संभावना होती थी कि ये उनमें भी सबके नहीं होती थी। या फिर कई बार ये बहुत हाई लेवल का अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है या डायबिटीज बहुत लंबे टाइम से है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, उनमें भी ये बहुत कम मात्रा में देखी गई थी। तो इस तरह से ये ब्लैक फंगस जो था ये बहुत रेयर पाया जाता था, बहुत रेयर होता था। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस एक्चुअल है क्या, पहले हम ये जान लें। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगस है और ये फंगस आपके चारों तरफ देखने को मिलता है, कई जिसको हम आम भाषा में फफूंदी भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब ब्रेड या अचार या काफ़ी दिनों पुराना हो जाता है तो उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, फफूंदी जिसे बोलते हैं। वही एक तरह का म्यूकोरमाइकोसिस फंगाई है। ये मिट्टी में पाया जाता है, गीली मिट्टी में पाया जाता है, नमी वाले जगहों पर ये मिलता है। आपका जैसे कि सीलन भरा हुआ कमरा है, काफ़ी पुराने कपड़े हैं, सीलन भरे हुए कपड़े हैं, मॉइस्ट ह्यूमिडिटी है, उसमें ये जनरली इसके स्पोर्स मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब इतने सारे स्पोर्स हमारे बीच में हैं तो भी हमें ये नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगाई है वो बहुत सेंसिटिव है हमारी इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि जैसे ही वो हम इनहेल करते हैं तो वो हमें हमारे थोड़ी बहुत भी अगर इम्यूनिटी होती है तो वो हमें हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए इसका इन्फेक्शन होना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग ये समझ रहे हैं कि किसी के भी हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म अगर थोड़ी बहुत भी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है तो इसके इन्फेक्शन को नहीं होने देती। इतना आसपास हमारे इतने स्पॉट्स होते हुए भी कभी हमने ब्लैक फंगस सुना भी नहीं था कि इतना कॉमन है। उसका कारण यही है कि हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म हमारी इतनी सेंसिटिव है ये कि थोड़ा बहुत भी अगर ये अंदर गया तो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है वो इसको खत्म कर देती है और इसीलिए ये बहुत कम देखने को मिलता था। कोविड में इसीलिए जो सब डर रहे हैं ये डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी है और ये इसको बचा लेगी। बहुत रेयरेस्ट है, कभी सुना नहीं था, लेकिन अभी पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ये बीमारी देखने को मिली है। इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोविड के टाइम इसकी पॉसिबिलिटी है और किन किन रोगियों में इसकी पॉसिबिलिटी है होने की, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली कैसे बॉडी को डिफेंड करती है और कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है। हम
जब इनहेल करते हैं किसी भी स्पोर्स को, किसी के भी थ्रू भी, नाक के थ्रू जा सकता है, आपकी स्किन के थ्रू जा सकता है। स्किन के थ्रू इसकी स्पोर्स के जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, या कोई कट लगा हो या वुंड हो तो ही ये स्किन के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल नाम की एक सेल्स होती है जो इसके लिए बहुत सेंसिटिव होती है, डिफेंस सेल होती है। वो न्यूट्रोफिल इसकी जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है, न्यूट्रोफिल उसको इनगल्फ कर देती है, खा जाती है और इसको बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम इससे बचे हुए रहते हैं। एक दूसरा कारण और है कि अगर हमारे शरीर में अचानक या किसी भी कारण से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो म्यूकरमाइकोसिस इस फंगल के या इस फंगाई के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ये रिसर्च में सामने आया है कि आयरन इनकी कॉलोनी की ग्रोथ करने के लिए या इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनकी स्पोर्स की संख्या बढ़ाने के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है। और आयरन की मात्रा बढ़ते ही अपनी कॉलोनी को बहुत फास्ट तेजी से स्प्लिट करते हैं। तो दो बातें हमारे बीच समझ में आई। आपके ब्लड में न्यूट्रोफिल की संख्या पर्याप्त है, न्यूट्रोफिल आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा में है। एक्सेसिव आयरन अगर आपकी बॉडी में नहीं है, फ्री आयरन नहीं है, तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं होती, ये नहीं हो सकता। आपको इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हर किसी पेशेंट को। अब दूसरी चीज आती है कि कोविड में ऐसा क्या होता है कि पोस्ट कोविड में ब्लैक फंगस के पेशेंट्स अचानक आने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है कोविड, ड्यूरिंग कोविड जो हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं और स्टेरॉइड लेना भी चाहिए। तो स्टेरॉइड लेने से, कई लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड लेने से ही ये होता है कि अगर जिसने स्टेरॉइड लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेरॉइड लेने से ये होगा। नॉर्मल अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, नॉर्मल मात्रा में ले रहे हो, एक तरीके से आप स्टेरॉइड ले रहे हो, डॉक्टर्स की सलाह पर आप स्टेरॉइड ले रहे हो, तो इसकी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट जिनको बहुत भारी मात्रा में स्टेरॉइड लगा और बहुत लंबे टाइम तक लगा हो तो उसके पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि जिनके अगर नॉर्मल लेवल पे स्टेरॉइड चल रहा है उसके ये नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत भारी मात्रा में अगर आपने स्टेरॉइड लगाया है तो ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये भी कोई बहुत सारे पेशेंट को कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए तो उनमें से किसी के कुछ के तो ये संभावना होती है। और ये संभावना खाली स्टेरॉइड लगाने से भी नहीं होती कि उसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं, तब जाकर के इस बीमारी होने की संभावना होती है। स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है और फ्री आयरन को, आपके ब्लड लेवल के आयरन को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो फ्री आयरन बढ़ता है। दोनों चीज़ें इस फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन तैयार करती है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेरॉइड जब कभी भी लें आप तो डॉक्टर्स की सलाह से लें। और स्टेरॉइड का एक तरीका होता है, इसकी एक निश्चित थेरेपी होती है कि धीरे धीरे इसको बढ़ती हुई डोज दी जाती है, फिर धीरे धीरे टैपरिंग डोज में इसको खत्म किया जाता है। इसलिए ड्यूरिंग कोविड आप मनमाने तरीके से गोलियां ना लें, डॉक्टर से पूछ करके ही सारा ट्रीटमेंट फॉलो करें। दूसरा ये देखने में आया है कि अगर आप स्टेरॉइड भी ले रहे हैं और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो भी इसके केसेस इंडिया में देखने को आए हैं, वो भी बहुत कम है। ग्लूकोज लेवल आपका, जैसे डायबिटीज पेशेंट अगर होता है और उसकी स्टेरॉइड थेरेपी भी दी जाती है तो स्टेरॉइड अपने आप में एक शुगर बढ़ाता है। जो बढ़ा हुआ शुगर होता है उसके कारण आयरन भी बढ़ता है और न्यूट्रोफिल का फंक्शन भी कम होता है। उस वजह से भी इस बीमारी के होने की संभावना रहती है। तो कोविड में इस तरीके से स्टेरॉइड और डायबिटीज पेशेंट में इसकी बहुत संभावना है, लेकिन बहुत कम। सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा कि अगर हर पेशेंट डायबिटीज है और स्टेरॉइड लिया है तो सबके साथ होगा। कोई लाखों में से किसी एक के, ऐसा नहीं हो रहा कि ये कॉमन है। आप देख लीजिए कि कितने कोविड पेशेंट्स, पोस्ट कोविड पेशेंट है और कितने कम लोगों के हैं, बहुत कम केसेज हैं जितना। हाँ, इसीलिए ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि पहले इतने भी नहीं होते थे, लेकिन अभी कुछ केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं इस बीमारी के लिए। और अगर किसी पेशेंट को इस बीमारी के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत दिखाएं, क्योंकि इस बीमारी में एक चीज है ब्लैक फंगस में कि अगर आप जितना जल्दी आप दिखाते हैं तो आपको बचा लिया जाता है। भले ही चाहे इसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी भी हो, लेकिन आपको बचा लिया जाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी के इनिशियली सिम्टम्स, साइंस क्या क्या होते हैं।
म्यूकोरमाइकोसिस 4 टाइप्स के होते हैं, राइनोसेरिब्रल, क्यूटेनियस। राइनोसेरिब्रल जो नाक और साइनस के थ्रू जाता है, क्यूटेनियस जो स्किन के थ्रू जाता है, पल्मोनरी जो लंग्स में जाता है, और डिसेमिनेटेड जो ब्लड के अंदर होता है, और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आंतों में होता है। कोविड पेशेंट में ज़्यादातर राइनोसेरिब्रल टाइप की म्यूकोरमाइकोसिस होती है। इसमें क्या होता है कि इनिशियली आपके नाक के थ्रू स्पोर्स आपकी नाक में चले जाते हैं। वो स्पोर्स अपनी कॉलोनी बनाते हैं अंदर, और कॉलोनी बनाने के बाद सबसे पहले आपको नेजल डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल नेजल डिस्चार्ज, और इस नेजल डिस्चार्ज में बहुत मामूली सा फर्क होता है। ये थोड़ा ब्राउनिश कलर लिए हुए होता है क्योंकि इसकी कॉलोनी थोड़ी ब्राउन होती है, और धीरे धीरे ये नाक से आपके साइनस की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ आपका जो नेजल कैविटी है चारों तरफ साइनसेस होते हैं। साइनस मतलब खाली बोन के अंदर एक होलो स्पेसेस होते हैं, वो उसके अंदर चले जाता है और वहाँ वो कॉलोनी को ग्रो करता है। तो फिर धीरे धीरे आपका चेहरे पे दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका गाल का हिस्सा दर्द करने लग जाता है, नेजल डिस्चार्ज कंटिन्यूस आता रहता है, और जब नाक में वो कॉलोनी बढ़ जाती है तो उसकी हड्डी को ये एक्सपेंड करते हैं, तो आपका नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, और धीरे धीरे आंख तक ही जब ऊपर जब बढ़ता है तो आंख तक जाता है, तो आंखें दर्द करना शुरू हो जाती है, सिर में जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है, और यहाँ कई बार स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जो स्वेलिंग आंख के चारों तरफ स्वेलिंग होती है, और नाक में स्वेलिंग दिखाई देने लग जाती है। कई बार ये मुंह के अंदर भी आता है, तो मुंह के अंदर आने के बाद आपको तालू पर कुछ तरह के अल्सर या ब्लैकनिंग ऑफ पैलेट ऐसा करके कुछ साइंस दिखाई देते हैं। आपकी स्किन हल्की सी रेडनेस या ब्लैक स्पॉट्स स्किन पर दिखाई देने लग जाते हैं। आपके जो मुंह के दांत हैं वो थोड़े से हिलने लग जाते हैं क्योंकि ऊपर का बोन अलग हो जाती है। अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए, डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जितना जल्दी दिखा देते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होता है, उतनी ही बीमारी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुछ ड्रग्स चलती हैं, एंटी फंगल, एम्फोटेरिसिन, और कुछ जो पार्ट आपका जिस स्पोर्ट्स ने जिस पार्ट को आपके पार्ट को गला दिया है उस पार्ट को हटा लेते हैं, उस पार्ट को हटा दिया जाता है। तो ज़्यादा मत सोचो ट्रीटमेंट के बारे में, अगर हो गया तो ट्रीटमेंट है इसका, ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि आप प्लेग फंगस से बिल्कुल ना डरें, कि ये हर किसी पेशेंट के नहीं होता है, हर किसी पोस्ट कोविड के नहीं होता है, रिकवरी फेज में नहीं होता है। बस जो मैंने प्रिकॉशंस बताए उनका आप ध्यान रखिए और अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालिए। आप पोस्ट कोविड जब आप रिकवरी कर रहे होते हैं तो आपको स्ट्रेस किसी भी तरीके की इधर उधर की स्ट्रेस नहीं लेनी है। रिकवरी में स्ट्रेस का नहीं होना भी एक रोल होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी आपका स्ट्रेस लेवल कम करने से। तो आप अपनी इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। पोस्ट कोविड रिकवरी में आप अच्छा भोजन लें, बहुत न्यूट्रिएंट डाइट लें, बहुत होलसम डाइट लें, न्यूट्रिएंट डाइट लें, जिसमें आप सब कुछ आपका न्यूट्रिशंस हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और एक अपने चारों तरफ का हेल्दी माहौल रखें। ये जितने भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं कि ये इतने हो गए, जब आप रेशो देखोगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत बहुत कम मात्रा में रेशो है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। तो इसके केसेस कम हैं, मानता हूँ कि ये केसेस नॉर्मली इस बीमारी के जितने होने चाहिए, जितने पाए जाते हैं उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसका हुआ बना लें। और दूसरा, एक बिना काम के पैनिक ना हो, कि कई बार ये होता है ना कि थोड़ा भी दर्द हो गया, कई बार ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं होगा। नहीं, आपका शुगर लेवल भी ठीक है और आप हेल्दी हैं, आपका न्यूट्रोफिल काउंट्स अगर ठीक है तो आप बेफिक्र हैं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत नेजल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत भी दर्द होने लग गया, आँख हल्का सा कई बार नॉर्मली भी दर्द करने लग गई, और आप कि कोविड हिस्ट्री है तो आप अपने आप को समझने लग जाएं कि कहीं मेरे प्लेग फंगस तो नहीं हो गया। और स्ट्रेस से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस स्ट्रेस में उस स्ट्रेस में आप अपने आप को गुजारें। उससे अच्छा है कि आप डॉक्टर्स को दिखा दें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो, कि आपके ये नहीं है, बजाय कि आप लगातार उसके बारे में सोचते रहें, तरह तरह के वीडियो देखते रहें। ऐसा भी नहीं है कि हर पेशेंट अपने आप को ये माने कि कहीं मैं कोविड से उठाऊं, कहीं मुझे प्लेग फंगस तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानना है
तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये कैसे होता है, कैसे बॉडी के अंदर एक्ट करता है, कौन कौन सी ड्रग्स इसमें दी जाती है, तो इन सब का एक डिटेल्ड लेक्चर है मेरा, वो यूट्यूब पर है। आप यूट्यूब में यूडेंट टाइप करेंगे तो वो पूरा लेक्चर आपको दिख जाएगा। वो 1 घंटे का लेक्चर है, आप उसको सुनिए तो उसमें आपको सभी चीज़ें, इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह समझ में आ जाएगी। इस जगह मैंने ये चीज़ें नहीं डाली हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डरिए नहीं, अपना ध्यान रखिए और आप स्ट्रेस में ना आइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हर नेगेटिव चीज़ से दूर रहिए। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें। थैंक यू सो मच।